पिंजरा तोड़ ग्रुप पर सबसे बड़ा खुलासा अब न्यूज नेशन करने जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जाफराबाद में हुए दंगों के मामले में पिंजरा तोड़ की मेंबर नताशा को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल नताशा से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जो पता चला है वो ये है कि नताशा पर जाफराबाद में दंगों की साजिश को रचने की जिम्मेदारी दी गई थी। नताशा को जिम्मेदारी दी गई थी एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को लेकर महिलाओं को भड़काने, जगह जगह सुनियोजित तरीके से ऐसे प्रदर्शन शुरू करवाने में पिंजरा तोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। और नताशा और देवांगना ये दो वो युवतियां हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। नताशा और देवांगना की पीएफआई के कई लोगों पर, राजनेताओं और काफी संदिग्ध लोगों के साथ कई बार मीटिंग हुई, जिसमें नताशा और देवांगना समेत पूरे पिंजरा तोड़ के लोगों को भावनाएं भड़काने और माहौल गर्म करने का आरोप लगाए। देखिए, न्यूज नेशन के इस बीच कुछ सवाल भी है। क्या सिपाही रतनलाल की हत्या सोची समझी साजिश के तहत हुई थी? बच्चों को मारने की अफवाह फैलाकर क्या वहां पर भीड़ जुटाई गई थी? लोगों की भावनाओं को भड़का करके पुलिस पर हमला किया गया था, भीड़ को उकसाया गया था। भीड़ ने डीसीपी अमित कुमार पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो जख्मी भी हुए थे। इसी दौरान सिपाही रतनलाल को गोली मारी गई थी। गोली लगने से सिपाही रतनलाल की जान चली गई थी, उनकी मौत हो गई थी। और फंडिंग के पीछे पीएफआई संगठन का हाथ होने की आशंका है, जिसको जोड़कर जांच भी की जा रही है। पीएफआई और पिंजरा गैंग के पीछे क्या मीटिंग्स हुई थी? क्या सिपाही रतनलाल की हत्या सोची समझी साजिश थी? और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देवांगना, नताशा, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उस वक्त जब दिल्ली की हिंसा हुई थी आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे और अभी भी आप इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या निकलकर सामने आ रहा है? पीएफआई के साथ संबंध और लोगों को जुटा करके भड़काने की जिम्मेदारी इन पर, तो यानी कि पीएफआई का सीधा साथ और भड़काने की जिम्मेदारी यही थी जो मौजपुर में हुआ, जाफराबाद में हुआ, यही दो लड़कियां थी? बिल्कुल। और ये नहीं, इस पिंजरा तोड़ गिरोह पिछले 1 साल से इस तरह के काम कर रहा था। वो हमेशा विवादों में रहा था। पिंजरा तोड़ गिरोह जरूर बना था कि हॉस्टल्स के अंदर लड़कियों को उनके पूरे अधिकार दिए जाएं, लेकिन ये उग्र होता गया, हिंसक होता गया। इसमें लेफ्ट विचारधारा से जुड़े वामपंथी संगठन, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन भी शामिल है। जिन छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है ये जाफराबाद और ईस्ट दिल्ली के उस इलाके के गलियों में 10 दिन पहले से दिखती रही, जब से वहां पर दंगा हुआ। दरअसल इन लोगों ने प्लानिंग के साथ शाहीन बाग बनाया था। शाहीन बाग की प्रोटेस्ट को इन लोगों ने पीएफआई के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वहां के लोकल लोग शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई। और इसके साथ जब उनको लगा कि शाहीन बाग का आंदोलन लंबा खिंच गया है और इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तब ये प्लानिंग की गई कि ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके आने के समय दिल्ली में दंगा करवाया जाए। और जब डीसीपी पर हमला हुआ, कांस्टेबल पर हमला हुआ, तब वहां पर इन लड़कियों ने ये अफवाह फैलाई थी कि स्कूल से आ रहे बच्चों को पुलिस वालों ने गोली मार दी है, जिसके बाद ये भीड़ हिंसक हो गई। इस तरह के आरोप इन दोनों लड़कियों पर लग रहे हैं। तो यानी कि ये झूठ फैलाया गया था कि बच्चों को पुलिस वाले मार रहे हैं और इसी की आड़ में लोग वहां पर इकट्ठा हुए और दंगा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और यही नहीं है, जो मैं एक कदम आगे जाकर और बताना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जो हमारे रिपोर्टर है, मैं चाहूंगा उनको भी जोड़ा जाए इस फोन लाइन पर। वो इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैं एक लाइन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएफआई के संबंध जो भारत की एक्सटर्नल सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके आईएसआई से भी मिले हैं, क्योंकि बाकी जगह आईएसआई से भी मिले हैं। और आईएसआई ने कायदा ये प्लान बनाया था कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस विमर्श को बढ़ाया जाए। और इसी के सहारे वो भारत में अंदरूनी गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मोहरा ये लड़कियां बनी है। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को जो अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि जो दो लड़कियां इन पर आरोप लगाए कि देखिए सीएए के खिलाफ दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, उस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से आगे बढ़ेगा शाहीन बाग में, ये पीएफआई के साथ मिलकर इन्होंने उस साजिश को रचा। जब उन्होंने देखा शाहीन बाग का मामला लंबा होता जा रहा है, जैसा कि दीपक बता रहे हैं, फिर इन्होंने सोचा कि जब ट्रंप भारत के दौरे पर आए हैं, उस वक्त दिल्ली में दंगा भड़काया जाए, उस वक्त वहां पर दंगे कराए जाए, ताकि हम लाइमलाइट में आए और ये मुद्दा बड़ा बन जाए। और लेकिन जाफराबाद की जो ये हिंसा थी, इस हिंसा के बाद इन लड़कियों का नाम आया, इन लड़कियों से पूछताछ चल रही है। अब आपको ये बता दें कि अब जो साजिश
का खुलासा हुआ है उसमें ये साफ हुआ है कि ये दो लड़कियां इस हिंसा के पीछे थी। और इस वक्त हमारे साथ रुमानुल्लाह खान भी जुड़ गए हैं जो सीधे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रुमान, यानी कि ये मान लिया जाए कि जाफराबाद में जो हुआ, मौजपुर में जो दो घर जलाए गए, उसके पीछे सीधे सीधे इन दो लड़कियों का हाथ और संबंध दरअसल बहुत गहरा है, ये तार काफी आगे तक जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है उसकी एक्सपर्टीज है अफवाहें फैलाना, और ये अफवाहें इस हिसाब से फैलाती हैं कि सामने वाला इस पर भरोसा कर लेता है। एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान ये लगातार महिलाओं को भड़काती रही और उनके दिमाग में ये डाल दिया कि उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन को लेकर उनके दिमाग में डर पैदा किया गया और पुलिस प्रशासन के ऊपर से भरोसा हटाने की कोशिश की गई। एक्सट्रीम लेवल पर ये भाषण देती थी, एक्सट्रीम लेवल पर जाके ये बातें करती थी और सामने वाले के माइंड वॉश करके उसको अपने रंग में रंग लिया करते थे। जिस समय ये दिल्ली दंगा हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस समय आए थे उस समय प्लानिंग की गई। ठीक है, ये बात दीपक कर चुके हैं, लेकिन ये बताइए इन सबके पीछे दिमाग किसका था, कौन डायरेक्शन इन दोनों को दे रहा था? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं इनकी पीएफआई के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, कुछ और दूसरे संदिग्ध लोगों के साथ भी इनकी लगातार कई मीटिंग्स हुई थी जिसके अंदर इनको निर्देश दिए जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो फंडिंग आ रही थी और दिल्ली दंगों और एंटी सीए प्रोटेस्ट के पास जो फंडिंग आ रही थी, उन सब के सोर्स एक ही अभी तक की जांच में सामने आए हैं। मतलब पैसा एक ही जगह से आ रहा था और ये सब कुछ मिलकर बातें कर रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उस इलाके में जहां पर दंगे हुए थे, वहां पर जो दंगे के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले लोग थे, उनके और आम लोगों के बीच की कड़ी भी यही अफवाह फैलाने वाला ग्रुप बना था, जिसको पिंजरा तोड़ इन्होंने अपना नाम दिया है। और सीधे तौर पर अफवाहें इस हद तक फैलाई और इतनी अफवाहें फैलाई गई कि दंगों ने विभत्स शक्ल ले ली। ठीक है, हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, सवाल ये खड़ा होता है, आपको याद होगा जब शाहीन बाग का मामला चल रहा था तो सभी लोग ये सवाल कर रहे थे पैसा कहां से आ रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, ये कैसे चल रहा है वहां पर। तो अभी यानी कि अब जाकर ये समझ आ रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है कि दरअसल इसके पीछे पीएफआई का हाथ था और फंडिंग सारी वहां से हो रही थी। बिल्कुल, और इसका जांच में भी कई तरह का खुलासा हो रहा है। और इसके अलावा पीएफआई के कई ऐसे ठिकाने शाहीन बाग और दिल्ली के दूसरे इलाकों में पता किए गए थे जिसकी विधिवत जानकारी जो एक्सटर्नल सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पीएफआई के अकाउंट में बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग आई है उस दरमियान और उस पैसे को बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं अगर ईस्ट दिल्ली की गलियों की बात करूं तो हमने जो गुरुवार को शो किया था जिसमें हमने खुलासा किया था कि पिंजरा तोड़ गिरोह किस तरीके से शामिल है, उसमें यह भी आया था कि लड़कियों ने न केवल महिलाओं को भड़काया बल्कि उस इलाके के जो मुस्लिम समुदायों के इलाके थे वहां पर छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, गुलेल इकट्ठे किए गए, ईंटें इकट्ठी की गई, रॉड्स इकट्ठी की गई, हथियार इकट्ठे किए गए, तेजाब इकट्ठे किया गया और कई जगहों पर पुलिस वालों और लोगों पर उससे हमला किया गया। हमने देखा कि किस तरह से आईबी अधिकारी की अंकित शर्मा की वहां पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो ये जो माहौल था ये 10 दिनों से बनाया जा रहा था। इसकी टाइमिंग उस वक्त तय की गई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में हो और वहां पर उनकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग चल रही हो। ठीक उसी वक्त जाफराबाद में कांस्टेबल और डीसीपी पर हमला हुआ था। ज्योति, ये महज एक सहयोग नहीं हो सकता, ये एक प्रयोग है। बिल्कुल, और एक और बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि महिलाएं शाहीन बाग में इकट्ठी थी, जाफराबाद में फिर ये महिलाएं इकट्ठी हुई, तो हम ये लगातार कह रहे थे कि महिलाओं को कुछ ना कुछ उनके दिमाग में डाला जा रहा है और वो दिमाग तक इस कदर तक उनके अंदर फीड किया गया कि बच्चों को मारा जा रहा है ताकि ये उनकी दुखती रग पर आप हाथ रख दे ताकि महिलाएं, बच्चों के नाम पे तो सभी निकलेंगे ना। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एंगल था दीपक जी। लेकिन जो अफवाह फैलाई गई थी वो पूरी तरह से झूठ थी। इस तरह की कोई भी घटना उस वक्त जाफराबाद या ईस्ट दिल्ली के इलाके में नहीं घटी थी। तो ये साबित करती है कि ये पूरी तरह से साजिश है। पुलिस ने एक गोली तो क्या, एक लाठी भी नहीं उस दरमियान बरसाई थी और बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से वो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर ये जो जमावड़ा हुआ था महिलाओं का, जो एकाएक नहीं हुआ था, पिंजरा तोड़ गिरोह की साजिश के बाद हुआ था। महिलाओं को एकत्रित करके ट्रंप के आने से एक दिन पहले उनको बिठाया गया था ताकि एक माहौल खड़ा किया जा सके कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान खड़ा करना चाहता है और क्योंकि ट्रंप यहाँ पर थे इसीलिए प्लान किया गया कि इन दंगों को करवाया जाए और ताकि भारत की छवि भी बाहर खराब हो। बिल्कुल, भारत की छवि भी बाहर खराब हो और इसके पीछे साजिश ये भी थी कि ट्रंप आए और बड़ा विरोध हो, बड़ी हिंसा हो ताकि दुनिया के सामने भारत का नाम खराब हो। रुमानुल्लाह खान, आपके पास आते हुए आप जरा ये बताइए, पूछताछ इन दोनों लड़कियों से जारी है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या मुख्य बिंदु रहे? बिल्कुल, जो मीटिंग में संदिग्ध लोग शामिल थे उनके बारे में खास तौर पर पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ में एक और अहम बात सामने आई है कि पिंजरा तोड़ ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़के भी शामिल हैं, जिनकी भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिल्ली दंगों के दौरान उनको और एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान दी गई थी। उनके बारे में भी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सीधे तौर पर जो संदिग्ध लोग हैं, उनका संबंध आईएसआई से होने की आशंका स्पेशल सेल को है और इसी वजह से यूएपीए के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इनिशियल तौर पर कई अहम जानकारियां इनके खिलाफ मिली थी। अब इनसे सघन पूछताछ हो रही है और जल्द ही ऐसी उम्मीद है कि वो चेहरे बेनकाब होंगे जो संदिग्ध लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल हुआ करते थे, जिनसे इनको निर्देश दिए जाते थे और फंडिंग भी की जाती थी। दीपक जी, आईएसआई से संबंध, ये बड़ा लगता है कि हमारे देश में जो हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे भी आईएसआई का हाथ आ रहा है। लगातार इस तरह की परिस्थितियां पैदा करता है कि भारत के आंतरिक हालात चुनौतीपूर्ण बन जाएं। एक सेक्शन है जो इनको विचारधारा के तौर पर समर्थन करता है और यह वही सेक्शन है जिसने इस तरह की अफवाहें फैलाई। सीएए का भारतीय नागरिकों से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था, एनआरसी लागू नहीं होने जा रहा था, एनपीआर सिर्फ पॉपुलेशन रजिस्टर था, लेकिन देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि अगले 6 महीने में कोई आएगा और आपको ले जाकर डिटेंशन कैंप में मुसलमान लोगों को ठहरा देगा। तो ये जो हालात बने, इसके पीछे कहीं ना कहीं तो कोई षड्यंत्रकारी दिमाग था जिसने इस बाइनरी को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। ऐसे लोग सक्रिय थे जो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो इनके सरकार में आ गए, जिसके कारण विस्फोटक परिस्थितियां दिल्ली और देश के अंदर बनी है। वो तो कोरोना काल आ गया, वरना ये मामला और आगे जाता और आगे बढ़ता। और उसके बाद भी हमने देखा कि चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो या फिर कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर बनाने का मामला हो, दोनों जगह ऐसे ही गिरोहों का संबंध पाया गया इन तमाम लोगों से। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को आईएसआई की इन साजिशों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर घर में आपके किसी से विचारधारा का टकराव हो तो कम से कम दूसरों के हाथ का मोहरा आपको नहीं बनना चाहिए। लेकिन शायद ये लोग जो अपने आप को अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा लिबरल समझते हैं, इनको ये बात दिमाग में घुसते नहीं है। बिल्कुल, इनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, अपना देश उनसे संभलता नहीं है। हमारे यहाँ साजिशें पर साजिशें करते हैं। भले ही पुलवामा में आईईडी पकड़ा गया हो, उसके पीछे भी खबर आ रही थी कि आईएसआई कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और हर गतिविधि के पीछे आईएसआई पीछे आ जाती है। मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से ये अरेस्टिंग हुई है उसमें सीधा तौर पर ये माना जा सकता है, क्योंकि पहले जाफराबाद, उसके बाद जाफराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच ने और अब स्पेशल सेल ने। तो ये जो पूरे तार हैं वो यूएपीए इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं और जिन लोगों ने खासकर पाकिस्तान ने जिस तरीके से फंडिंग की है पूरे सीए, क्योंकि लगातार इन्हीं पर जांच कर रही है, जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही है कि जो सीए, एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, चाहे शाहीन बाग से शुरू हुआ हो, कुरेजी में हो या फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ जाफराबाद पहुंचा हो, अलग अलग दिल्ली के जगहों से समेत पूरे देश में ऐसे एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए थे। उनकी भूमिका रखी गई थी जानबूझकर। वो शुरुआत ऐसे ही नहीं था कि कोई आ गया और वो शुरू कर दिया गया, वो एक प्रयोग था जैसा दीपक जी ने कहा, और उसी प्रयोग का नतीजा था कि जाफराबाद के दंगे हुए, करावल नगर में इस तरीके की हिंसा होती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो एक दूसरे इंटरलिंक हैं। उनकी फंडिंग का जो पता लगाने में इस वक्त पूरी तरीके से स्पेशल सेल जुड़ गई है और इंटरनेशनल तार जो है उसके, जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दीपक, अब हम ये कह सकते हैं कि यानी कि पैसा आपके पास था, आपको सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क खड़ा करना था जो आपने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के दौरान खड़ा करने की कोशिश की। तो हमने नेटवर्क की समस्या है, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही। यही सवाल रुबान अल्लाह खान मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था उससे पहले से ही कई हजार ऐसे ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें भारत की इमेज को खराब किया जा रहा था। ये दिखाया जा रहा था कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। उन ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ये बताया जा रहा था कि 6 महीने के अंदर ही जो भारतीय मुसलमान है उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। और ये लगातार हो रहा था और इसमें से कई ऐसे ट्वीट थे जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए भी ट्रेंड किए गए। सीधे तौर पर वो आईएसआई के बनाए हुए ट्विटर हैंडल्स थे जो यहाँ पर अफवाहें फैला रहे थे। जामिया का प्रोटेस्ट हो या शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या देश भर में जो शाहीन बाग बने हुए थे, उस सब के पीछे वही सोच थी जो यहाँ पर भी लोग वही काम कर रहे थे जो कि आईएसआई अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए, अपने हैंडलर्स के जरिए करवा रहा था। और इसी काम को आगे यहाँ पर बढ़ाया गया, फंडिंग आई
और सीधे तौर पर, क्योंकि पिंजरा तोड़ गर्ल्स लड़कियां थी और महिलाओं को टारगेट उनको दिया गया कि महिलाओं का ब्रेन वॉश करना है, और उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं के बीच में घुसकर उनसे इस तरह की बातें की कि उनके अंदर खौफ पैदा हो गया, उनके अंदर डर पैदा हो गया। बिल्कुल रुमान, इसी का जिक्र दीपक भी कर रहे थे। दीपक, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी, चूंकि आपकी आवाज ठीक ढंग से आ नहीं रही थी, कि पैसा आपके पास था, आपको पता था कि पीछे से आपको पैसा आ रहा है पीएफआई के जरिए और अलग अलग सोर्सेज के जरिए, आपको सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क खड़ा करना था, लोगों को बरगलाना था, उनको भड़काना था, देश के अलग अलग हिस्सों में यही जिम्मेदारी इन लड़कियों को दी गई थी, और तमाम इन लड़कियों, अभी तो इन लड़कियों का जिक्र हुआ, इन्हीं के नाम है, इनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे? क्या बहुत सारे लोग थे जो इसके अंदर शामिल होते गए, खासतौर पर सीएए प्रोटेस्ट के बाद एक लंबा सिलसिला चला। मोदी 2 के आने के बाद लोगों को लगा कि 3 तलाक हो गया, जिससे मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका नाराज था। राम मंदिर पर फैसला आ गया, जिसको लेकर कहता था मुस्लिम समाज कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानेंगे, लेकिन एक नई बाइनरी शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो दबाव में लिया गया फैसला है। इसी सब के परिप्रेक्ष्य में हमने खबर ब्रेक की थी ज्योति, और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान की सीनेट ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें आईएसआई को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। इस विमर्श को, इस बाइनरी को, इस बात को आगे बढ़ाया जाए। बाकायदा उसके लिए पाकिस्तानी सीनेट ने फंडिंग करी थी। उस सीनेट की रिपोर्ट का हमने खुलासा किया था, और दोनों को शाहीन बाग से जोड़ा था कि कैसे हम लोग गाहे बगाहे आईएसआई के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब शाहीन बाग बहुत लंबा खिंच गया, तो ट्रंप का ध्यान खींचने के लिए इन दंगों को बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से भड़काया गया था। वरना अल्पसंख्यक समुदायों के इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में छतों पे पत्थर, इस तरह के हथियार कैसे पाए गए, एसिड कैसे पहुंच गया, अन्य तरह की बाकी चीजें कैसे पहुंच गई, ये भी सोचने वाली बात थी। जो कुछ हुआ बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। जिस दिन हिंसा भड़काई गई, उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर थे, और ट्रंप से इस बारे में सवाल भी करने की कोशिश की गई थी, जिसको उन्होंने उन्होंने टाल दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरे बारे में धार्मिक स्वतंत्रता पर बात हुई है, और उनका कहना है कि भारत में जितनी ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता है वो कई अन्य देशों में नहीं है। तो ज्योति, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे देश में जो लोग इस वक्त सीएए को अपने खिलाफ समझ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये कुछ अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है, इसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश थी। उस वक्त मुझे याद है दीपक, कई मुल्कों ने सवाल उठाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया जा रहा था। कई एजेंसीज ने कहा कि ये जो हो रहा है सीए के नाम पर वो गलत हो रहा है। एनआरसी का भी जिक्र करके लोग बाहर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री मोदी को ये तक कहना पड़ा था किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये आपके लिए है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, रुमान आपका, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें दिल्ली दंगों की साजिश रचने के पीछे पिंजरा तोड़ ग्रुप की मेंबर्स जो हैं उनका नाम आ रहा है, जो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन अब पूछताछ में जो खुलासा हो रहा है उसके तार किससे जुड़ रहे हैं? उसके तार पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने वाली पिंजरा तोड़ संगठन की ये वो लड़कियां हैं जो अब खुद ही पिंजरे में कैद हो चुकी हैं, और अब इनसे दिल्ली दंगे में मारे गए मासूमों की मौत का हिसाब मांगा जा रहा है। दंगे से जुड़े कत्ल के इल्जाम में दोनों लड़कियां 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि में शामिल रहने की आरोपी पिंजरा तोड़ ग्रुप की दोनों छात्राएं पुलिस पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को फिर से 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। दरअसल 22 फरवरी की रात दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर अचानक महिलाओं की भीड़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटी थी, लेकिन विरोध की ये आग ऐसी भड़की कि देश की राजधानी दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई। पिंजरा तोड़ संगठन की इन दोनों लड़कियों पर आरोप है कि इन्होंने ही 22 फरवरी की रात सीएए के खिलाफ सीलमपुर में धरने पर बैठी 300 से 400 महिलाओं और बच्चों को भड़काकर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर जाम लगवा दिया था। अब दंगे से जुड़े कत्ल के इल्जाम में 2 दिन के पुलिस रिमांड में इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जांच में पता चला है कि दिल्ली हिंसा में बड़ी संख्या में डीयू, जेएनयू और जामिया की छात्राएं शामिल थीं। इसकी पूरी प्लानिंग पिंजरा तोड़ ग्रुप की कुछ छात्राओं ने की थी। पिंजरा तोड़ ग्रुप की छात्राओं ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेएनयू की आयशा के साथ मिलकर लंबे वक्त तक इसकी तैयारी की थी, और फिर मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों में महिलाओं को जमा करने और उन्हें भड़काने का काम किया था।
पिंजरा तोड़ ग्रुप की छात्राओं से पूछताछ में जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में आशंका है कि दिल्ली दंगों की फंडिंग करने वाले पीएफआई के तार भी इस ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं।